दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ही विचित्र किस्म के लोग हैं और बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। अगर उनके ऊपर हवस का भूत सवार हो जाता है तो वो अपने रिश्ते को तार तार करने में भी चूक नहीं करते। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे वो किसी को भी अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा। दोस्तों, आज की जो घटना है वो एक छोटे बच्चे की है जिसकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी जाती है। वो अपनी जिंदगी की भीख मांगने के लिए लोगों के पास, प्रशासन के पास दौड़ता रहता है कि उसकी जिंदगी बच जाए। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो दिल को दहला देने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक जिले के एक छोटे से गाँव की। वहाँ पे एक 14 साल का बच्चा होता है। उसके घर में केवल वो और उसके मम्मी पापा, केवल 3 ही लोग होते हैं। उसके पिताजी मजदूरी करते हैं और इसी से उसके घर का भरण पोषण होता है। कुछ समय तक उसके पिताजी मेहनत मजदूरी करके घर का भरण पोषण करते हैं और अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उसके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है और वो घर पे बैठ जाते हैं। जब घर पे बैठ जाते हैं तो खाने के लाले पड़ जाते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, अगर घर में कोई एक ही कमाने वाला हो और वो भी घर पे बैठ जाए तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। चूंकि उसके पिताजी की तबीयत खराब हो चुकी थी, अब वो काम नहीं कर सकते थे, इसलिए वो घर पे बैठ गए। अब घर का खेवा खर्चा चलना बहुत ही दुश्वार हो गया। उसके बाद उस लड़के की माँ लोगों को वहाँ जूठे बर्तन मांसा करते थे, साफ सफाई किया करते थे, मजदूरी किया करते थे, जिससे किसी तरीके से घर का खर्चा तो चल जाता था, लेकिन सभी ज़रूरतें नहीं पूरा हो पाते थे। ये चीज़ ये लड़का देख रहा था। दोस्तों, इस लड़के का नाम प्रियांशु होता है। प्रियांशु ये सारी चीज़ें देख रहा था और उससे रहा नहीं गया। वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से हमारे घर की परिस्थिति जो है वो सही हो जाए। दोस्तों, प्रियांशु एक दिन अपने घर में अपने कमरे में लेटा हुआ था और रात में सोच रहा था कि क्या करूं, क्या ना करूं, किस तरीके से हमारे घर की परिस्थिति सही होगी, मुझे क्या करना होगा, पैसे कहाँ से आएंगे। ये बातें सोचकर वो सुबह उठता है और अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं कमाने जाऊँगा। उसके मम्मी पापा दोनों बहुत रोकते हैं, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ जाता है। कहता, पिताजी आपकी तबीयत खराब है, माँ काम करने जाती है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी माँ करके लाती है, उसमें भी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। लोगों के कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए हैं आपकी दवाइयों में, उसका कर्ज कैसे पूरा होगा। दोस्तों, जब वो अपनी जिद पे अड़ जाता है तो उसके मम्मी पापा दोनों लोग इजाज़त दे देते हैं कि ठीक है बेटा, जाना मगर आराम से जाना, दुनिया भाग दौड़ से भरी हुई है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, हर तरह से सतर्क रहना, सचेत रहना। कहता है ठीक है पिताजी, मैं ध्यान रखूँगा। दोस्तों, वो गांव के कुछ लोग होते हैं, उन्हीं के साथ में वो चेन्नई चला जाता है कमाने के लिए और वहाँ पे एक कंपनी में उसको काम मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों, जहाँ तक जानकारी है और आप लोग भी जानते हैं कि किसी को भी 18 साल से नीचे अगर हो तो उसे काम नहीं मिलता। लेकिन किस तरीके से उसको काम मिल जाता है ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन फिलहाल उसको काम मिल जाता है और वो काम करने लगता है। कुछ महीने तक वो काम करता है और अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू करता है, तो वो अपने घर पे भेजता है। तो धीरे धीरे उसके घर की स्थिति सुधरती चली जाती है। लेकिन दोस्तों, उसी फैक्ट्री में एक औरत काम करती थी जिसका नाम होता है सरिता। एक दिन दोनों गेट से निकल रहे थे तो वो औरत भी थी और ये लड़का भी था, प्रियांशु भी। दोनों लोग जब गेट से निकल रहे थे तो उस औरत का एक पर्स गिर जाता है। तो ये लड़का उस पर्स को उठा के उस औरत को दे देता है। तो वो औरत इस लड़के को धन्यवाद बोलती है और इसके बाद बोलती है, बेटा तुम्हारा क्या नाम है। तो लड़का बोलता है, चाची मेरा नाम प्रियांशु है। फिर सरिता बोलती है कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ पे है। प्रियांशु बोलता है, चाची मेरा घर बिहार में है। अब सरिता और भी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती मैं भी बिहार की ही हूँ, चलो अच्छा रहेगा, हम दोनों लोग एक ही जगह के हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं, काम करने में बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, इसी तरीके से काम करते हैं लोग। काम करने के बाद एक दिन सरिता बोलती है कि एक काम करो, आज तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। सरिता उस लड़के को अपने घर पे लेकर जाती है। वो लड़का इसलिए मान जाता है क्योंकि सरिता भी उसको अपने बेटे की तरह ही प्यार कर रहे थे। और वैसे दोस्तों, बता दो, अगर बाहर में कोई पहली पहली बार गया हो और उसे अपनापन वाला प्यार मिल जाए
वो भी माँ की तरह प्यार करने वाला, तो किसे बुरा लगेगा। वो भी अपनी चाची समझकर सरिता के साथ हो लेता है और चला जाता है। सरिता जब प्रियांशु को घर पे लेकर पहुंचती है तो उसका पति पूछता है ये कौन है। तो सरिता उसको सारी सच्चाई बताती है कि मेरा पर्स गिरा था और इसी लड़की ने उठा के दिया। इसके बाद मैंने इसका पता पूछा सब कुछ, तो ये भी बताया वहीं से है। ये मुझे अपने बेटे की तरह लगा, तो इसलिए मैं इसको साथ में लेकर आई हूँ। पति भी उसका खुश होता है, कहता चलो कोई बात नहीं, जब अपने ही गांव घर का है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रियांशु और उसका पति और सरिता तीनों लोग बैठ के खाना खाते हैं। उसके बाद इस तरीके से प्रियांशु अब कभी कभी इनके घर पे भी आया जाया करता था। दोस्तों, सरिता के जो थे वो दो बच्चे थे। एक बच्चा 4 साल का था, एक बच्चा 2 साल का था। वो बच्चे घर पे रहा करते थे और पति पत्नी दोनों लोग उसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाया करते थे। अगर दिन में पत्नी काम करने के लिए जाती थी तो रात में पति काम करने के लिए जाता था, यानी एक 2 शिफ्ट में काम करते थे। अगर पति बाहर रहता था तो पत्नी घर पे रहती थी, पत्नी अगर बाहर रहती थी तो पति घर पे रहता था। इस तरीके से यह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक उसके पति ने बोला कि सरिता, आज मैं घर पे नहीं आ पाऊंगा, आज मुझे बहुत ज़्यादा फैक्ट्री में काम है और तुम बच्चों को संभाल लेना। सरिता बोलती है आप नहीं आ पाएंगे तो मैं कैसे घर पे अकेले रहूंगी, आप खुद सोचिए, और अगर आप कहें तो मैं प्रियांशु को साथ लेकर जाऊं। उसका पति बोलता है ठीक है लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बच्चे हैं, तुम अकेली हो, तो प्रियांशु अपने गांव घर का है, क्या दिक्कत है, और बढ़िया ही रहेगा, लेकर जाओ उसको। सरिता बोलती है ठीक है। वो प्रियांशु को कहती है कि बेटा तुमको भी मेरे घर पे चलना है, मेरे पति नहीं रहेंगे तो मुझे थोड़ा डर लगता है। प्रियांशु बोलता है ठीक है चाची, मैं चलूंगा। प्रियांशु और सरिता दोनों लोग घर चले जाते हैं। घर पे दोनों लोग खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। जब आधी रात होती है, करीब 12 और 1 बज रहा होगा, तो सरिता अपने कमरे से उठती है और प्रियांशु के कमरे में चली जाती है। प्रियांशु के पैरों को अपने हाथों से सहलाने लगती है। इतने में प्रियांशु की नींद खुल जाती है और बोलता है चाची ये क्या कर रही हैं। तो सरिता बोलती है बेटा कुछ नहीं, तुम सो जाओ और मैं जो कर रही हूँ करने दो, तुम्हें भी मजा आएगा, देख लेना। प्रियांशु कुछ बोलता नहीं है और वो सो जाता है। अब ये सरिता के अंदर हवस की आग भड़क चुकी थी और ये अपने आप पर रोक नहीं पा रहे थे, तो वो धीरे धीरे इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना शुरू कर देती है। अब जब प्रियांशु भी देखता है तो उसको भी धीरे धीरे मजा आने लगता है और उसके बाद सारी रात दोनों लोग करते रहते हैं, शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। जब सुबह होती है तो प्रियांशु अपने कमरे पर चला जाता है और सरिता भी तैयार व्यार होके फिर ये भी कंपनी पे चली जाती है। उसके बाद प्रियांशु जब अपने कमरे पे जाता है वहां से हो वो भी कंपनी पे आ जाता है। अब दोनों लोग काम करते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों जब भी टाइम मिलता था तो ये दोनों लोग फिजिकल रिलेशन बनाते थे, यानी शारीरिक संबंध ये लोग बना लिया करते थे। इस तरीके से कई महीने बीत गए और किसी को कुछ भी कानो कान खबर नहीं हुआ। एक दिन दोस्तों इन दोनों के बीच इतनी आग भड़क गई कि ये लोग रात को छोड़कर दिन में ही ये काम करना शुरू कर दिए। लेकिन संजोग की बात यह है, जब सरिता और प्रियांशु दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे उसी दौरान उसका पति आ जाता है। पति इन दोनों को उसी अवस्था में देख लेता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद जब सरिता अपनी हवस की आग बुझा लेती है, उसके बाद फिर कमरे में जाती है तो वो अपने पति को देखती है। जब पति को देखती है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये सोचती है मेरा पति कब आ गया, इसने तो सब कुछ देख लिया। लेकिन सरिता का जो पति था वो समझदार था, वो कुछ बोलता नहीं है, वो समझाता है दोनों को बुलाकर। प्रियांशु को कहता देखो बेटा इन सब कामों में तुम मत पड़ो, अभी से तुम इस रास्ते पे चल जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम किसी तरफ के नहीं रहोगे, इसलिए तुम अपने काम पर आए हो, अपने काम पर ध्यान दो और अपने मम्मी पापा का ख्याल करो, बाकी इन सब चीज़ों में मत पड़ो, ये बहुत ही गलत है, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। और दोस्तों वो अपनी पत्नी को डांटता फटकारता है, बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आई एक बच्चे के साथ ये सब करते हुए, उसकी जिंदगी बर्बाद करते हुए, तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया वो तुम्हारा कौन लगेगा, और इतनी छोटी उम्र है उसकी, 14 साल की मात्र उम्र है, तुम्हारी उम्र 35 साल की है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम क्या कर रही हो। दोस्तों उसका पति डांटता फटकारता है, उसके बाद
प्रियांशु से बोलता है बेटा तुम जाओ घर। प्रियांशु अपने रूम पर चला आता है और वहां पे आने के बाद 3-4 दिनों तक फिर नहीं मिलता। 3-4 दिनों के बाद अब इसको भी लत लग गई थी, सेक्स की लत लग गई थी। अब ये भी रह भी नहीं पाता, तो ये सोचता है कि अब मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। 4 दिनों के बाद फिर वापस आता है और फिर जो है, क्योंकि दोनों पहले ही खुलेआम हो चुके थे, इसलिए किसी के अंदर लाज शर्म वाली चीज तो थी नहीं, इस वजह से दोनों फिर से सेक्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन संजोग की बात है, आज भी पति आ जाता है और आज भी इन लोगों को इसी स्थिति में देख लेता है। लेकिन प्रियांशु वहां से तो भाग जाता है, मगर सरिता को उसका पति बहुत ही मार मारता है और ये कहता है कि अगर तुम्हें यही करना है तो तुम ये करो, आज के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। सरिता बोलती है ठीक है, जाना हो तो जाओ ना, मैं रह लूंगी, और एक काम करो इन दोनों बच्चों को भी अपने साथ लेकर जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों को मैं क्यों पालूं। अब दोस्तों आप सोच ही सकते हैं वो औरत कितनी घटिया किस्म की औरत थी कि अपने हवस की आग बुझाने के लिए वो अपने बच्चों तक का, अपने पति तक का त्याग कर दे। उसका पति अपने बच्चों को उठाता है और लेकर अपने गांव बिहार चला आता है। अब दोस्तों इन दोनों को आज़ादी मिल गई थी, कोई डांटने बोलने वाला तो था नहीं, किसी का डर था नहीं। तो ये दोनों लोग जहां 2 जगहों पर रह रहे थे, अब एक ही जगह पर रहने लगे, एक ही रूम में रहने लगे। इस तरीके से कुछ महीने तो बीतता चला गया। दोनों साथ जाते, साथ आते, साथ खाते पीते, साथ सोते भी, शारीरिक संबंध बनाया करते थे। जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो सरिता सोचती है कि ऐसे कब तक चलेगा, क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं। अब सरिता प्रियांशु पर दबाव बनाने लगती है और बोलती है तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन प्रियांशु सोचता है मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ, मेरी उम्र अभी 14 साल की है, इसकी 35 साल की है, मैं शादी करूंगा तो मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। वो पहले शादी के लिए मना करता है, लेकिन जब सरिता ज्यादा दबाव बनाती है तब वो सोचता है कि इससे किसी न किसी तरीके से छुटकारा तो पाना ही होगा। दोस्तों बच्चा था, उसके दिमाग में ज्यादा बातें तो नहीं आई, वो आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता और वो सोचता है क्यों ना इसे मार ही दिया जाए तो छुटकारा जरूर मिल जाएगा। अब दोस्तों वो बाजार जाता है, बाजार जाने के बाद वहां से एक चाकू खरीदता है, सरिता के रूम पर आ जाता है, जिस बेड पर ये दोनों संबंध बना रहे थे उसी के नीचे चाकू रख देता है। जब सरिता आती है और संबंध बनाने के लिए उत्सुक होती है, उसी समय चाकू निकालकर सरिता के ऊपर कई प्रहार कर देता है, सीने पर, पेट पर, हर जगह प्रहार कर देता है, जिससे सरिता का मौके पर ही मौत हो जाती है। और उसी रात प्रियांशु वहां से भागकर अपने रूम पर चला जाता है। रात बीतती है, जब सुबह होती है तो आस पड़ोस के लोग आते हैं, सरिता जो उसके व्यवहारिक वाले थे बुलाने आते हैं, तो देखते हैं सरिता खून से लोहूलुहान है और बेड पर पड़ी हुई है। अब उनके पड़ोसी में से एक जो है पुलिस को फोन कर देता है, पुलिस वहां मौके वारदात पर पहुंचती है, छानबीन करती है, तो पता ये चलता है कि इस घर में यहाँ अकेली रहती है, इसका पति छोड़कर जा चुका है। अब दोस्तों पुलिस छानबीन के लिए पति की तलाश करती है, तो पति का पता चलता है कि वो अपने गांव पर चला गया है। पति से पूछताछ होती है और भी जानकारी इकट्ठा जुटाने के लिए पुलिस जो है पति को आने को लिए बोलती है। पति वापस आता है और वो सारी सच्चाई जो भी होती है वो बता देता है, मैं सरिता से काफ़ी दिनों से अलग रह रहा हूँ, ये वजह है, इसका एक लड़के के साथ संबंध चल रहा था जिसकी उम्र केवल 14 साल की थी। मैंने एक बार मना किया लेकिन ये मानी नहीं, दोबारा जब मैंने ऐसी हालत में इसको देखा तो मैं इसको जो है 2-4 झापड़ लगाया भी और छोड़ के मैं चला गया। तभी से इसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसके साथ जो होना था वो हुआ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब दोस्तों तलाश होती है उस प्रियांशु की। जब पुलिस तलाश करती है तो प्रियांशु का पता चलता है, प्रियांशु को पकड़कर पुलिस लेकर आती है और उसको जब सख्ती से पूछती है तो प्रियांशु सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे कैसे क्या हुआ, इस वजह से मैंने किया, सारा कुछ सच सच उगल देता है। उसके बाद पुलिस सरिता के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और प्रियांशु को बाल सुधार जेल भेज देती है। अब दोस्तों पता नहीं कितने समय तक प्रियांशु जेल में रहेगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो समय की बात है। तो दोस्तों बस आप लोगों को ये कहानी सुनाने का ये मतलब था कि अगर आप लोग कहीं पे बाहर जाते हैं तो आप लोग किसी से भी ज़्यादा लगाव मत रखिए, केवल उनसे काम ही रखिए, वरना जो चीज़ प्रियांशु के साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आप अपना ध्यान स्वयं जरूर रखिए। बस दोस्तों आज की कहानी में इतनी थी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद।